इस खास चर्चा में स्वागत है। हाँ। आज हम भारतीय संविधान की जड़ों को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। खास तौर पर वो कानून जो 1947 मतलब आजादी से पहले ब्रिटिश संसद ने पास किए। हाँ, और ये कैसे हमारे आज के सिस्टम की नींव बने, अनजाने में ही सही। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि उन कानूनी पड़ावों को समझें जिन्होंने भारत की प्रशासनिक शक्ल बनाई और फिर हमारे संविधान पर असर डाला। हाँ, तो शुरू कहाँ से करें? शायद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। वो एक तरह से पहली बड़ी कोशिश थी। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों पर ब्रिटिश सरकार का पहला नियंत्रण था, कह सकते हैं। जी, इसी से बंगाल का गवर्नर, वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। वॉरेन हेस्टिंग्स है ना पहले वाले। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स। और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बना 1774 में। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ पहला कदम था। अच्छा, और दिलचस्प ये है कि इसने कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल की शुरुआत की। मतलब अब संसद देख रही थी कि कंपनी क्या कर रही है। ठीक है। और इसके फौरन बाद वो पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 का। हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट। इसने कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल कामों को बिल्कुल अलग कर दिया। अच्छा, कैसे? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया पॉलिटिकल मामलों के लिए, जो सीधे ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करता था। और व्यापार वाले मामले वो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते रहे। तो मतलब एक तरह का डुअल कंट्रोल हो गया। बिल्कुल, ब्रिटिश सरकार की पकड़ और मजबूत हो गई इससे। समझ गया। फिर वो चार्टर एक्ट्स की पूरी सीरीज आई 1793, 1813। हाँ, कई आए। 1813 वाला अहम था क्योंकि उसने कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी। मतलब चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर। अच्छा, यानी दूसरे ब्रिटिश व्यापारी भी अब भारत आ सकते थे। जी। फिर 1833 का एक्ट भी बड़ा था। उसने बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे पहले। सही। और सारी लेजिस्लेटिव पावर मतलब कानून बनाने की ताकत सेंट्रलाइज कर दी गई। पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए कानून अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाते थे। और 1853 वाले में सिविल सर्विसेज का ओपन कंपटीशन शुरू हुआ। हाँ, वो सिद्धांत रूप में आया और पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काम अलग-अलग किए गए। एक छोटी सी विधान परिषद बनी। लेकिन फिर 1857 का गदर हुआ और उसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल, वो एक वाटरशेड मोमेंट था। उसके बाद आया भारत सरकार अधिनियम 1858। जिससे कंपनी का राज खत्म। हाँ, कंपनी रूल खत्म और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चले गई। मतलब सीधा महारानी का शासन। जी, इसे एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा गया। अब भारत का शासन लंदन से चलता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के जरिए। और गवर्नर जनरल अब वाइसराय कहलाने लगे। हाँ, क्राउन के सीधे प्रतिनिधि। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने। यहीं से ब्रिटिश राज की आप कह सकते हैं औपचारिक शुरुआत हुई। तो ठीक है, सत्ता क्राउन के पास आ गई, पर भारतीयों को शासन में लाने का क्या? वो कब शुरू हुआ? उसकी धीमी शुरुआत हुई इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 से। वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ गैर सरकारी भारतीय सदस्यों को नॉमिनेट करने का प्रावधान आया। लेकिन उनकी पावर तो बहुत लिमिटेड थी शायद। हाँ, बहुत लिमिटेड थी, बस शुरुआत थी। फिर 1892 के एक्ट ने थोड़ा और बढ़ाया। इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिद्धांत आया और काउंसिल को बजट पर बहस करने, सवाल पूछने का अधिकार मिला। अच्छा। लेकिन फिर 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार आए। इन्होंने एक बहुत विवादास्पद चीज शुरू की। वो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात, मुसलमानों के लिए। हाँ, बिल्कुल। यानी मुस्लिम सदस्य सिर्फ मुस्लिम वोटर ही चुनेंगे। इसने भारतीय राजनीति में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक तरह से पक्का कर दिया। इसका असर तो काफी गहरा रहा होगा। फिर 1919 का एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। जी, इसने प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी लागू की। डायरकी, ये क्या था असल में? थोड़ा समझाएंगी? हाँ, मतलब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक रिजर्व्ड जैसे फाइनेंस, पुलिस, जो गवर्नर के कंट्रोल में थे। अच्छा। और दूसरे ट्रांसफर्ड जैसे एजुकेशन, हेल्थ, जो इंडियन मिनिस्टर्स को दिए गए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति जवाबदेह थे। लेकिन असली पावर तो गवर्नर के पास ही रही होगी। हाँ, क्योंकि वो मिनिस्टर्स के फैसले पलट सकते थे। और केंद्र में भी पहली बार बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी दो सदन वाली विधायिका बनी। पर ये कितना असरदार था कहना मुश्किल है। लगता तो यही है कि कंट्रोल अभी भी अंग्रेजों का ही था। खैर, इसके बाद शायद सबसे अहम एक्ट आया 1935 का भारत सरकार अधिनियम। हाँ, वो तो बहुत ही बड़ा और डिटेल्ड एक्ट था। हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं उसे। अच्छा, उसमें क्या खास था? उसने प्रांतों को ऑटोनॉमी दी, मतलब प्रांतीय स्वायत्ता।
डायरकी खत्म कर दी प्रांतों में, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव था जिसमें ब्रिटिश प्रांत और रियासतें शामिल हों। लेकिन वो फेडरेशन तो बन नहीं पाया शायद। नहीं, रियासतें शामिल नहीं हुईं। केंद्र में डायरकी का प्रस्ताव था, वो भी लागू नहीं हुआ। लेकिन शक्तियों का बंटवारा 3 लिस्ट में, फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट, ये चीज आज भी हमारे संविधान में है। अरे हाँ, ये लिस्ट्स तो आज भी हैं। और आरपीआई की स्थापना भी इसी एक्ट से। जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत हुई। तो ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण था। और फिर आखिर में आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आजादी का कानून। हाँ, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल खत्म, भारत और पाकिस्तान 2 नए डोमिनियन बने। और दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपना संविधान बनाने का पूरा हक मिला। बिल्कुल, वॉइसरॉय का पद खत्म, दोनों डोमिनियन में गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। तो वो जो करीब 200 साल का विधायी सफर था, वो यहाँ खत्म हुआ। तो संक्षेप में देखें तो एक कंपनी को रेगुलेट करने से शुरू हुई कहानी सत्ता के ट्रांसफर पर खत्म हुई। हाँ। और ये जो ब्रिटिश कानून थे, भले ही उनका मकसद